हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी इंडिया पे पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टॉपिक पे। इससे पहले के वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे हम लोग डोमेन और रेंज को समझ करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में आप देखेंगे ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने होंगे। इन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग वैसे ही डोमेन रेंज के क्राइटेरिया से कौन सी वैल्यू हमारे रेंज के अंदर फिट होती है और अगर फिट नहीं होती तो कैसे उसे हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट में फिट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ढेर सारे सवालों को स्टार्ट करते हुए आज की टॉपिक को हम खत्म करेंगे। आज की टॉपिक के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट वीडियो होगा। दो ही पार्ट में हमने इसको कंप्लीट कर दिया। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। एक टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के बेसिस पे आगे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। आप पहला वीडियो देख लीजिए। पहले वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसको कैच करते हुए आप आगे के सारे क्वेश्चन आसानी से सबमिट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये लेक्चर 2 है, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 12th मैथमेटिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपके लिए काफी सिंपल सिंपल स्टार्टिंग में दिए होंगे, बाद में धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता रहेगा आगे की ओर। ठीक है, और सिंपल मैंने जैसे आपको पार्ट 1 में बता दिया था कि पार्ट 1 में जैसे मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। अगर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूले आपको याद रहते हैं तो उन्हीं बेसिक फॉर्मूलों के हेल्प से ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारे काम खत्म हो सकते हैं। ठीक, तो इसलिए आपको क्लास 10th की बेसिक फॉर्मूला जो सीट होती है, मैंने बोला था आपसे कि सीट आप बना लीजिएगा। उसी सीट को आप 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार देखोगे तो सारे फॉर्मूले आपके सामने रहेंगे और क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है और प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/2 के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/2 के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैंने जैसे बताया हुआ है कि साइन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू का सेक्शन होता है, जो साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू की जो ब्रांच होती है वो -π/2 से लेके कहां तक होती है, π/2 तक होती है। -π/2 से लेके π/2 तक होती है प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच। किसके लिए? साइन इनवर्स एक्स के लिए। कॉस के लिए यही चीज कहां से कहां तक चलती है, 0 to π चलती है। 0 to कहां तक चलती है, पाई तक चलती है। इसके आगे मैंने आपको tan cot sec और कोसेक का भी कराया हुआ है। इसके पहले वीडियो में आप देख के वहां से दोनों टेबल अच्छे से याद कर लें, जिसमें पहले टेबल में आपको डोमेन रेंज समझाया गया था और दूसरे वाले पार्ट में आपको बताया गया था क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट रूल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में साइन इनवर्स एक्स ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा? आपको ध्यान से वो देखना है कि साइन इनवर्स जिस भी फंक्शन पे लग रहा है क्या वो फंक्शन उसके डोमेन रेंज के अंदर फिट आता है कि नहीं आता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर वो फिट आना चाहिए। अगर ये 1/2 लिखा हुआ है, मैं जनरली इसे लिखता हूं साइन इनवर्स 1/2 को सिंपली मैं लिख सकता हूं साइन π/2 लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं साइन π/2। ये हमारा साइन π/2 बन जाएगा और π/2 तो हमारे रेंज के अंदर आता ही है। साइन इनवर्स एक्स जो होता है इसके लिए जो रेंज की वैल्यू होती है वो एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करता है, वो एक्स बिलोंग करता है -π/2 से लेके π/2 तक, यहां तक बिलोंग करता है। तो इस रेंज में तो वैल्यू आ ही रही है, π/2 तो आ ही रहा है। तो π/2 को चेंज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहां से वैल्यू निकाल सकते थे। दिस इज π/2 एंड दिस इज योर आंसर, बिकॉज π/2 किसमें बिलोंग कर रहा है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा π/2 ही आंसर होगा। इसलिए π/2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जनरली सॉल्व कर सकते थे। तो वैल्यूज ये देखनी पड़ती हैं कि जिन एक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं क्या वो उनके रेंज में आते हैं कि नहीं आते हैं। और एक सिंपल कई प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको बताता रहूंगा, धीरे धीरे समझते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे आप नोट करते चलिएगा, कॉपी आपने बनाई है, कॉपी में नोट करते चलिएगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि साइन इनवर्स फिर क्या है, कॉस लगा हुआ है, कॉस के बाद फिर से एक साइन इनवर्स लगा हुआ है और वो वैल्यू किस पे लगाई गई है, √3/2 पे लगाई गई है। ठीक है, √3/2 पे लगाई गई है। तो साइन इनवर्स √3/2 पे वैल्यूज लगी हुई हैं। आप नेगेटिव साइन, जैसे मैंने पहले बताया था, साइन इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये सेम रहता है tan में भी, सेम रहता है cot में भी, सेम रहता है किसमें, कोसेक में, सेम रहता है किसमें, कोसेक में। लेकिन चेंज किसमें होता है, चेंज होता है किसमें, सेक इनवर्स x की वैल्यू, सेक इनवर्स -x अगर लेके आ जाओगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये होता है। और उसी तरीके से cos इनवर्स ऑफ -x के साथ डील करोगे तो पाई माइनस कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। ये होता है, मैंने बताया था आपको ऐसे याद कर लेना है इसको। इन सारी वैल्यूज को याद किए रहोगे तो आपके लिए फायदा होगा। चलिए हमारे लिए अभी साइन का यूज है, क्योंकि क्वेश्चन में साइन पूछा गया है, तो साइन वाला हम पहले लिखते हुए चलेंगे आगे।
साइन के बेसिस पर अगर देखा जाए क्वेश्चन को सॉल्व करके तो क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस, फिर से आपका कितना आ जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी बताना जरा। ये नेगेटिव है ना, मैंने बताया कि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते थे, नेगेटिव वैल्यू तो निकाल सकते हो, माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तुम्हारा बच जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 बच जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट 3/2। और यहां से फिर सॉल्व किया जाए तो साइन इनवर्स फिर क्या आ जाएगा, कॉस आ गया। अब देखो माइनस छोड़ दो, साइन इनवर्स अभी रूट 3/2 किसकी वैल्यू है, 60 की वैल्यू है, 60 का मतलब π/3 हो गया, 60 का मतलब कितना हो गया, π/3 हो गया। तो अब देखो साइन इनवर्स साइन, मतलब यहां से कुछ ना कुछ दिक्कत है, साइन इनवर्स अब क्या आ रहा है आपका, साइन आ रहा है तो माइनस π/3 बच जाएगा, बच जाएगा इस तरीके से, साइन इनवर्स हो गया, कॉस हो गया यहाँ पे, इस साइन ऑफ माइनस एक्स में से माइनस हम बाहर कर दिए, रूट 3/2 को मैंने लिख दिया साइन π/3, अब यहां से मेरा माइनस π/3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस π/3 बच जाएगा। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और इस वाली वैल्यू में क्या बचेगा मेरे पास, बस माइनस ऑफ π/3 बचेगा, माइनस ऑफ π/3 बचेगा। फिर से देख लीजिए, अंडर रूट 3/2 को हमने क्या लिखा, माइनस में लिखा होता है अंडर रूट 3/2, तो माइनस साइन, साइन बाहर छोड़ देता है तो माइनस आ गया बाहर, साइन अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 को लिख दिया साइन 60, साइन 60 में साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया तो माइनस π/3 बचा, माइनस π/3 लिखा गया। अब आपको पता था कॉस ऑफ माइनस π/3 है, कॉस ऑफ माइनस π/3 है, याद है कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स होती है, तो यहां से चेंज हो जाकर कितना बन जाएगा, ये कॉस ऑफ π/3 बन जाएगा, कॉस ऑफ π/3 हो जाएगा। तो साइन में अब बताओ कॉस ऑफ π/3 किसकी वैल्यू, π/3 मतलब 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2 होती है, कॉस 60 कितना होता है 1/2। और ये देखा जाए तो साइन इनवर्स, इसको फिर से साइन में कितना लिखोगे, साइन में ये 30 की वैल्यू मतलब π/6 की वैल्यू है, और देखा जाए यहां से तो π/6 आ रहा है, और ये एक्चुअली किस रेंज में बैठ रहा है, साइन के लिए उसी रेंज π/2 के अंदर बैठ भी रहा है, तो डायरेक्टली हम आंसर π/6 बोल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम आंसर π/6 बोल सकते हैं। इस तरीके से लगाएंगे तो आपको पूरे नंबर्स मिलने हैं, और स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करिए कि कहां कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। अगर आप नेगेटिव साइन को यहां से फिर से बाहर निकालते तो आंसर आपको गलत आता, क्योंकि आपने कॉस की प्रॉपर्टी याद नहीं की है, ठीक, ये सारी चीज आपको 10th में पढ़ाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन सब चलते हैं। हमसे पूछा इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब ये बतानी पड़ेगी कि साइन की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये सारे सही हैं, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, कोई बात नहीं। अगर देख रहे हो साइन पे बात की गई है तो साइन का डोमेन तुम्हें याद होना चाहिए, साइन का डोमेन याद है, साइन का डोमेन कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 होता है। साइन का जो टेबल मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन वैल्यू होती है, साइन इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन का वैल्यू होता है, वो डोमेन कितना होता है, वो डोमेन होता है -1 से लेके 1 तक, और जो रेंज वाली वैल्यू होती है वो रेंज वाली वैल्यू होती है कहां से, -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक वैल्यू होती है। तो एक डोमेन की वैल्यू हो गई, एक रेंज की वैल्यू हो गई। तो डोमेन अगर ये दिया हुआ है तो हमें इसी फंक्शन को इस डोमेन के अंदर फिट करना है। अब देखिएगा साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे कौन आया हुआ है, 2x - 3 आया हुआ है, ये डोमेन जो है वो साइन इनवर्स एक्स के लिए है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि इसके लिए वैल्यू ऐसे चलती है, जो भी x होगा हमेशा -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, और इसके बराबर भी हो सकता है। तो ये वाली वैल्यू आ रही है। अब देखो ये x के लिए है, ये काम बस x के लिए है, और यहाँ फंक्शन 2x - 3 दिया गया है, तो सिंपली हम देख पा रहे हैं कि -1 से बड़ा होना चाहिए 2x - 3, और यहाँ कौन होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है इतना। अभी देखो यहाँ से कितना हो जाएगा -1, यहाँ तो -1 हो गया, -1 इसको इधर लेके आओगे तो +3 हो गया, और फिर कितना हो गया 2x हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कितना 3, ठीक है 1 + 3 हो गया। अभी कितना बचेगा यहाँ पे, सही किया मैंने, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 2x हो गया, और यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, 2 से सबको डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कि x की जो वैल्यू आ रही है वो x कहां से कहां तक होगा, 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा, और यही हमारे किसकी वैल्यू है, यही हमारे डोमेन की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई, डोमेन की वैल्यू। देखा क्या याद होना चाहिए हमें, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, कॉट के लिए, इतना याद रहेगा तो किसी भी फंक्शन की डोमेन वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। देखो यहाँ से x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यही इसके डोमेन की वैल्यू है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए चीजें आपको शेयर कर दी जाएंगी, आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हो। अब देखो ये चीजें क्या है, हमसे पूछा है कि लेट एक्स वाई जेड जो है वो तीनों के तीनों जो है -1 से 1 के बीच में बिलोंग करते हैं, -1 से 1 के बीच में आते हैं, इस तरीके से आते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड की वैल्यू 3/2 आती है, 3π/2 आ रही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 2018, y टू द पावर 2019 एंड z टू द पावर 2020। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता ऐसे टॉपिक्स में, आपको डायरेक्टली यहां से x, y और z के लिए पहले कुछ नॉर्मल सी कंडीशंस निकालनी है कि कैसे हम इन सभी वैल्यूज को देख सकते हैं। जरा देखना, हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, सिंपली अगर ये मान के चलो, सिंपली ये मान के चलो, अगर x इन सब के बीच में आता है, x इनके बीच में आता है,
तो x कहां से कहां तक होगा, -1 से लेके 1 के बीच में होगा। उसी तरीके से y की कहानी भी होगी और उसी तरीके से z वाले की कहानी भी होगी, उसी तरीके से z वाले की कहानी भी होगी, उसी में से आते हैं सब। अब जब ये सारी वैल्यूज लग जाएंगी तो 1 के साथ लगने पे बताओ x कितना देगा। अगर x पे साइन इनवर्स x लग जाएगा तो -1 वाली वैल्यू वो कब देगा, -1 वाली वैल्यू देगा किस पे, π/2 पे, और ये कब देगा, π/2 पे देगा। ठीक है, उसी तरीके से साइन इनवर्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से वो भी वही आएगी क्योंकि ये भी -1/2 और 1 के बीच में रहता है तो वही आएगा। और उसी तरीके से साइन इनवर्स z वाले की कहानी भी हो जाएगी, वो भी -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में ही रहेगा। ठीक है, इतना सही है। अब देखो हम ये देख पा रहे हैं कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे निकल के आ रही है, इनकी सबकी एक एक की वैल्यू π/2 होगी अगर, तो मैं सबको जोड़ूं तो मुझे कितना मिलेगा, x जोड़ूं, y जोड़ दूं और फिर साइन इनवर्स z भी अगर जोड़ देता हूं तो सबको π/2 और π/2 में जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 3π/2 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 3π/2 मिलेगी। और 3π/2 वैल्यू मिलने का मतलब ये होगा साइन इनवर्स x अकेले इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अच्छा देखो यहां से ध्यान से देखना यहाँ पे कि अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू π/2 आ जाती है, अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू π/2 आ जाती है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, साइन π/2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसी सेम तरीके से आपको y की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी और z की वैल्यू भी आपको कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब x भी है 1, y भी है 1, z भी है 1, तीनों 1 1 1 लिखे गए हैं तो 1 का पावर आप कुछ भी कर लीजिए, 2018 कर लीजिए, और 1 का पावर यहाँ पे 2019 कर लीजिए, और 1 का ही पावर आप यहाँ पे कितना कर लीजिए, 2020 कर लीजिए, यहाँ 2020 कर लीजिए, तब भी आपको 1 + 1 + 1 ही मिलने, मतलब वैल्यू कितनी मिलनी है, 3 मिलनी है। ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व भी होगा। ठीक, 2018, 2019, 2020 की सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके निकाल दी। x⁴ 1, हाँ 2018, 2019, 2020 जितनी वैल्यू दे रही तो 1 का पावर आप कुछ भी करेंगे तो हमेशा 1 ही मिलना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ये इसका 3 इसका आंसर होगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब आपसे कुछ भी घुमा टहरा के पूछे इसमें, इसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के कैसे भी एडजस्ट कर दे तो आप कर सकते हो इजीली। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, उसी तरीके से वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग तो इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए एक्स वाई और जेड यहां से यहां तक लाई कर रहे हैं, यहां से यहां तक लाई कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल वही बात कि एक्स कहां से कहां तक स्टार्ट होगा और कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1 के बीच में, यानी ये डोमेन है। एक्स वाई जेड के लिए किसका काम करता है, किसका काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है। ठीक है, और कॉस के लिए डोमेन तो यही होता है, लेकिन रेंज की वैल्यू क्या होती है, कॉस के लिए रेंज की वैल्यू होती है 0 to π, 0 to π। तो सिंपल मतलब पिछले सवाल से अगर आप रिलेट करके देखो, अगर आप पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके देखोगे तो ये सारे के सारे डोमेन थे और जा कहां रहे थे, रेंज में। तो वैसा ही काम यहां भी हो रहा है कि ये सब के सब कहां के हैं, डोमेन के हैं, और जाएंगे कॉस की रेंज में, मतलब इसमें जाएंगे। तो आपको सिंपली उसी क्वेश्चन से कंपेयर करके अगर पूछा जाए तो कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताओ, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी कॉस ऑफ पाई। कितनी वैल्यू मिल गई, कॉस ऑफ पाई मिल गई। अब देखो जरा, कॉस ऑफ पाई होगा तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई, -1 हो गई। उसी तरीके से आप y भी निकालोगे, उसी तरीके से आप z भी निकालोगे, तो x y z सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो -1 -1 -1 दिस इज -3। ठीक है, दिस -3 x y z सबकी वैल्यू आ गई, तो कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन था वैसे ही। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। क्यों कर सकते हो जल्दी देखो यहाँ पे, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 cos में किसकी वैल्यू है, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। तो इसको लिखा जाएगा cos ऑफ π/3। क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। तो cos ऑफ π/3 लिखा है इसलिए क्योंकि ये देखो, अब cos का रेंज कहां तक है, cos का रेंज है 0 से लेके कहां तक, पाई तक। cos का रेंज 0 से लेके कहां तक है, पाई तक है। अगर cos की रेंजिंग 0 से पाई तक हो रही तो ये तो π/3 ही है, मतलब रेंज के अंदर है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन के लिए कहां पे है, 1/2 साइन के लिए 30 पे है, तो ये बन जाएगा साइन π/6 की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई, π/6 की वैल्यू हो गई। और ये देख रहे हैं कि π/6 भी जो है वो उसी ब्रांच के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, किसके लिए, -π/2 से लेके π/2 तक रेंजिंग होती है, तो ये इसी के बीच में तो लाई कर रहा है π/6। चलो अब कोई बात नहीं, यहां हो गया तुम्हारा π/3 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/6। मतलब सॉल्व होके आ जाएगा आपका, सॉल्व होने के बाद आ जाएगा आपका π/3 और प्लस यहाँ भी π/3। इट मींस कि सिंपली ये कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। दिस इज 2π/3। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है 2π/3। बस आपको ये चेक करना है कि कब आपकी कौन सी वैल्यू आपके रेंज में आ रही है और कौन सी रेंज से बाहर जा रही है, चीजें आपको मेंशन करनी है अच्छे से। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 के साथ लेके चल रहा है। तो पहले आप ध्यान से मल्टीप्लीकेशन वगैरह थोड़ा सही से करिएगा।
चलिए tan इनवर्स देखते हैं इस 2 का क्या हो सकता है, आगे कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर देखा जाएगा। 2 कितना आएगा, ये cos हो गया। अब जरा मुझे ध्यान से बताओ, 2 है, साइन इनवर्स है, इस 1/2 को क्या लिखूं मैं, 1/2 को लिख देता हूं, किसकी वैल्यू 30 की वैल्यू है तो π/6 लिख देता हूं, π/6 लिख देता हूं। कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 2 हो गया, cos हो गया, यहाँ 2 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया ना 2 π/6। अब ये π/6 आ गया। अब बताओ यहाँ तक क्लियर है, साइन साइन खत्म हो गया तो π/6 बचा, कटने के बाद कितना बचेगा, π/3 बचेगा। कितना बचेगा, 2 हो गया और यहाँ तुम्हारा बच गया cos ऑफ π कितना हो गया, ये 3 हो गया, π/3 हो गया। cos ऑफ π/3 मतलब 60, cos ऑफ π/3 मतलब 60, और 60 होने का मतलब क्या हो गया, 60 होने का मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स 2 इंटू कॉस ऑफ π/3, 60 की वैल्यू होती है 1/2, खत्म। तो tan इनवर्स क्या बचा 1, और tan इनवर्स में tan 1 किसकी वैल्यू है, tan π/4 की वैल्यू है, तो tan से tan खत्म, दिस इज π/4 इज योर करेक्ट आंसर, π/4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस ऐसे ही जैसे जैसे आप वैल्यूज रखते चले जाओगे वैसे वैसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। फिर से हमें दिख गया साइन के फॉर्मेट में, साइन नेगेटिव साइन को कहाँ भेज देता है, आगे भेज देता है। साइन इनवर्स हो गया, √3/2 हो गया, और माइनस हो गया 2 हो गया, सेक इनवर्स हो गया, ठीक है, -2 हो गया, सेक इनवर्स हो गया, और यहाँ पे आ गया 2 tan π/6 की वैल्यू रख दो ना, π/6 मतलब 30, और 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 हो गई। ठीक है, अभी यहाँ देखो माइनस साइन इनवर्स, ये भी साइन में किसकी वैल्यू है, 60 की वैल्यू है, तो π/3 की वैल्यू हो गई, और -2 हो गया यहाँ पे, यहाँ कितना आ गया, -2 आ गया, सेक इनवर्स। अब सोचो कि ये सेक में किसकी वैल्यू है, 2/√3 है, हम जानते हैं √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो वैसे ये भी 30 की वैल्यू होगी, 30 का मतलब π/6 की वैल्यू है। ठीक है, सेक में किसकी वैल्यू है, ये π/6 की वैल्यू है, जैसे सेक π/6, सेक π/6 इसकी वैल्यू है। अब देखो माइनस साइन इनवर्स से साइन खत्म, दिस इज π/3 -2, और सेक इनवर्स सेक खत्म मतलब π कितना हो गया, 6 हो गया। अभी आ जाएगा -π/3, माइनस कट जाएगा तो कितना π/3, ये हो जाएगा -2π कितना 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, सिंपल है, कर सकते हो आप सारे क्वेश्चंस। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आसानी से लगाने हैं। इसके पहले मैंने 8th क्वेश्चन तक लगवा दिए थे पार्ट 1 में ही, तो आज क्वेश्चन 9 से स्टार्ट हुए हैं और 15 तक के क्वेश्चन इसलिए सॉल्व हो चुके हैं। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, tan इनवर्स है, -1/√3 है, मैंने बताया tan भी नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है, कितना बचेगा 1/√3 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा cot ऑफ, जिसमें सिंपल हो रहा है उसको उतना ज्यादा सिंपल कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। tan इनवर्स फिर से नेगेटिव साइन को कहाँ भेज देगा, आगे भेज देगा, तो माइनस हो गया साइन π कितना हो गया 2 हो गया, माइनस साइन π/2 हो गया। ठीक है, tan इनवर्स आ गया, साइन में नेगेटिव आ गया, और साइन -π/2 हो गया, तो कहानी खत्म। चलिए माइनस tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स अभी किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई tan किसकी 30 की है ना, तो tan 30 का मतलब tan में कितना रहेगा π/6 रहेगा, और प्लस cot इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 cot में किसकी वैल्यू है, देखना cot हमेशा उल्टा होता है tan का, और tan में √3 होती है किसकी वैल्यू, π/3 की वैल्यू 60 की वैल्यू होती है, तो 1/√3 cot में 60 की वैल्यू होगी ना, cot में 60 की वैल्यू होगी, तो cot π कितना है, ये 3 है, 60 की वैल्यू है, और प्लस यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा tan इनवर्स में। अब देखो माइनस, यहाँ तो tan इनवर्स लिखा हुआ है, tan इनवर्स tan खत्म, π/6 बचा, π/6 बच गया, और यहाँ से बताओ कितना आएगा, cot से cot खत्म तो कितना है, π/3 बच गया। अब यहाँ से कितना आएगा, ध्यान से देखना, tan इनवर्स नेगेटिव, इसको लिख सकते हैं tan π/4, सही है, tan π/4 सही है ना, जैसे यहाँ -1 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिखूं, अच्छा देखो इसको ऐसे लिखूं, नेगेटिव है, tan को नेगेटिव कैसे लेके जाया जाएगा, पाई माइनस ये π/4 बनेगा, तो 3π/4 सही है, 3π/4 देखो दूसरे में गया क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि 4π हो गया, 4π - 3π, 3π/4 हो गया, और 3π/4 कितना है, फिर से π/4 बचेगा, और किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, इसलिए वैल्यू इतनी आएगी, तो tan 3π/4 ये दूसरे में गया हुआ है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो हमें क्या बनाना था, हमें -1 लाना था, और -1 को tan से कैसे लिख सकते हो, देखो जरा कैसे लिख सकते हो, हम इसको तीसरे में लेके जाएंगे नहीं, अगर दूसरे में लेके जाना होगा तो कितना लेके जाना पड़ेगा, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, यहाँ π/4 है, पाई माइनस π/4, अगर मैं पाई माइनस π/4 कर दूंगा तो पहुंच जाओगे, देखो कैसे पहुंचेगा,
तो कितना आ जाएगा, ये गया दूसरे में जाने का मतलब -10π/4 आ जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। तो सिंपली मैं कितना लिखूं इसको सॉल्व करके, इसको लिख सकता हूँ tan 3π/4, कितना tan 3π/4 लिख सकता हूँ। इसको लिखूंगा tan 3π/4 तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो, यहाँ से -π/6 हो गया और प्लस यहाँ से कितना हो गया, π/3 हो गया और यहाँ पे कितनी वैल्यू है प्लस tan और tan इनवर्स कितना बचेगा, 3π/4, 3π कितना हो गया 4 हो गया। सॉल्व किया जाए 12 हमारा एलसीएम होगा, 2 बार में गया नीचे तो -2π और यहाँ कितना 4π हो गया और यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है 3 हो गया 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, 9 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 9 आ जाएगा, 9π आ जाएगा। कितना बच जाएगा वैल्यू देखना जरा, 9π आ गया तो कितनी वैल्यू बच जाएगी, 9 हो गया और 4 13 हो गया, 13 में 2 कितना गया 11, ठीक है -11π कितना 12 आ रहा। एक बार फिर से रीचेक करते हैं, 1/√3 है, नेगेटिव साइन बाहर गया, 1/√3 को हमने tan π/6 लिखा तो 30 की वैल्यू होती है, तो tan 30 की वैल्यू हो गई। कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3 है, तो 1/√3 किसकी होती है, 1/√3 tan में √3 जो उसकी वैल्यू होती है वो किसकी होती है 60 की, तो π/3 में 60 होगा। और यहाँ पे tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2 लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स माइनस हो गया बाहर और साइन π/2 की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, ठीक है। -1 को हमने देखा कि tan -1 tan 3π/4 की वैल्यू होती है, तो tan 3π/4 हो गया, यहाँ π/6 हो गया, यहाँ π/3 हो गया। सारी वैल्यूज को रख के हमने सॉल्व कर लिया, इस तरीके से आप निकालिएगा, इसका आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसका एक पार्ट मैं करता हूँ, एक पार्ट आप करिएगा, ठीक। इसका एक पार्ट मैं कर देता हूँ, दूसरा वाला पार्ट आप करेंगे, आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक। इसे आप सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 लिखा हुआ है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में पहले, ठीक है। तो देखो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, माइनस साइन बाहर निकाल दो, अभी जब होगा तब देखा जाएगा। 600 डिग्री हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस साइन 600 हो गया और ये कितना हो जाएगा π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करने पे 0 से 0 खत्म, कितना आ गया आपका साइन इनवर्स फिर माइनस साइन और ये कितना आएगा 10 आ जाएगा, 6 से काट देंगे 10π/3 कितना आया 10π/3 आ गया, 10π/3 आ गया। अब नेगेटिव साइन कैसे बनाया जाए, साइन नेगेटिव किस डिग्री में होता है जरा ये सोचो, साइन नेगेटिव किस डिग्री में होता है। यहां ऐसे में लिखने के मान लो यहाँ तुमने π/3 लिख दिया, नेगेटिव कर दिया, तो क्या घटाया जाए मल्टीप्लाई करके फिर से हमारा 10π बच जाए, हम लिख सकते हैं 3π लिख सकते थे, यहाँ पे 3π लिख दिया, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स, बगल में हो गया आपका साइन। अब बताओ सही है कि नहीं है, देखो यहाँ पे नेगेटिव लाना है, नेगेटिव ला सकते हो तीसरे में लेके जाओ, तीसरे में ले जाने के लिए क्या करोगे, तीसरे तक ले जाने के लिए एक चक्कर लगा, दूसरा चक्कर लगा, तीसरा लगा यहाँ पे और यहाँ के बाद हम थर्ड में एंटर अगर करा दे इसको 3π कर दे या दूसरे में कर दो, दूसरे में साइन की वैल्यू देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है ना, यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, प्लस करेंगे तभी तो 3 3 9 9 प्लस पाई कितना हो जाएगा थर्ड में गया 3π मतलब एक पाई घुमा, दूसरा पाई घुमा, तीसरा पाई घुमा, तीसरे में कुछ जोड़ा गया तो आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो वहां पे साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्या होती है साइन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव आएगी और π/3 ही आएगी, माइनस कितना आएगा साइन π/3 ही आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू यही वाली ऊपर वाली वैल्यू निकल के आएगी। तो कितना वैल्यू बच गया π/3 बच गया, कितना वैल्यू बच गया आपके पास π/3 हो गया, हटाओ इसको यहाँ पे, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा 3π और सब कुछ सॉल्व होने के बाद यही सेम चीज निकल के आएगी, तो साइन इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा ऊपर साइन π कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सही है ना, यहाँ तक देखो इसको हमने लिख दिया 3π प्लस π/3। अब 3π प्लस π/3 लिखने का मतलब 3 बार पाई घुमा के लेके आए आप, 3 बार पाई घुमा के लेके आओगे और यही वैल्यू पा जाओगे, 10π/3 जो लिखा हुआ वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्टली साइन से साइन खत्म और यहाँ से आप वैल्यू निकालो π/3, कितनी आएगी π/3 वाली वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ तक आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक आप करोगे तो आपको पूरे नंबर फिर मिलने हैं, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा और आसान भी रहेगा आपके लिए, नॉर्मली आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक। चलिए आगे चला जाए, आगे चले अब 10π/3 लाना था, 10π/3 हमने नेगेटिव साइन को आगे करके इसको यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ एक नेगेटिव छूटा हुआ, इसको लिख लीजिएगा आप, साइन इनवर्स ये वाला नेगेटिव साइन बाहर हो गया, ये आपका साइन बचा हुआ था, π/3 हो गया, वहां तक π/3 हमने छोड़ दिया, नेगेटिव आएगा पहले से, नेगेटिव नेगेटिव आगे पॉजिटिव हो जाएगा ना, 3π प्लस π/3 माइनस साइन π/3 आएगा, ये माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, साइन साइन खत्म हो गया, π/3 बच गया। चलिए आगे आते हैं, अब वो वाला क्वेश्चन आपको करना था। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कोई दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। देखिए ये cos x है, हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला होता है,
cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का फॉर्मूला है। ठीक, अब इसी फॉर्मूले पे हम इस फंक्शन को कैसे तोड़ रहे हैं, जरा देखिएगा कैसे तोड़ा जाए इसको। देखिए मैं इसको कैसे तोड़ता हूं। हमने पहले वाले पार्ट में tan इनवर्स cos x है 2x तो था नहीं, उसको लेते हैं cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस फिर कितना sin स्क्वायर x बाई 2 हो गया, ठीक, एंड डिवाइडेड बाई इसको लिखा जाए cos स्क्वायर x बाई 2 और प्लस फिर कितना sin स्क्वायर x बाई 2 वन करने के लिए, और इसको लिख दिया जाए 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ये sin 2x के फॉर्मूले से, क्योंकि sin x है तो एंगल का आधा कर दिया। कितना आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार आप इसको जोड़ोगे और एक बार आप इसे घटा दोगे, एक बार आपने जोड़ दिया और एक बार आप इसे क्या कर दोगे, घटा दोगे, sin x बाई 2 आपने घटा दिया। और फिर नीचे देखो यहाँ पे वैल्यू किसकी बन रही है, ये बन रहा है cos x बाई 2 sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर से पूरा का पूरा एक बार कट गया, पूरा कटने के बाद क्या बचेगा देखो जरा, tan इनवर्स ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई cos ऑफ x बाई 2 और माइनस में cos ऑफ x बाई 2 माइनस में sin ऑफ x बाई 2 बच गया ऊपर, और नीचे वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे में एक बार कट गया तो एक बार बचा होगा अभी, cos ऑफ x बाई 2 और प्लस sin ऑफ x बाई 2 बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये दोनों चीजें बची हुई हैं। अब जरा देखना cos x बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों से डिवाइड कर देते हैं। जरा एक बार डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ बचेगा sin अपॉन cos, मतलब यहाँ 1 आएगा और यहाँ आएगा tan x बाई 2, जैसा ऊपर नेगेटिव आया वैसा ही नीचे किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलो एक जादुई ट्रिक और लगाते हैं, 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और ये माइनस कितना हो गया tan x बाई 2 हो गया, और नीचे लिख सकता हूँ 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 सही है कि नहीं। हमने 1 को लिख दिया tan पाई बाई 4 और यहाँ 1 से इंटू कर सकते हो, इसलिए tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, किसका होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा tan a माइनस b का, मतलब पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 का, ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 का, tan से tan खत्म, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल जो आप क्लास 10th में सीख के आए हो वही चीजें आपको क्लास 12th में भी आगे काम आ रही हैं, ठीक है, वही चीजें आपको क्लास 12th में आगे काम आ रही हैं, इसलिए ये चीजें दमदार है, अच्छी भी है, ठीक। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा एक क्वेश्चन, ये इसको ट्राई करते हैं, जरा देखिए कैसे लगा सकते हो इसे, 1 प्लस साइन एक्स है 1 माइनस साइन एक्स है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ आप भी सोचिए। ये क्वेश्चन काफी आसान है, देखने में टफ लगते हैं लेकिन टफ है नहीं वाकई, ठीक है, इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ तो हो गया कॉट इनवर्स, यहाँ तो हो गया कॉट इनवर्स, ठीक है, ये वाला आगे समझ में आपको, ये वाला देखिए कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको लिख दीजिए आप कितना कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, और इसको लिख दिया जाए 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करके अंडर रूट में कर दिया तो कोई दिक्कत होगी क्या, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, अंडर रूट में कर दिया, इस पूरे को वैसे लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर कर दो तो वैसे भी क्या वैल्यू है, स्क्वायर अभी मत करो, जान दो स्क्वायर बनाओ अभी, अभी तो बस इतना छोड़ो, जैसे मैंने इसको एक को लिखा है वैसे आप दूसरे वाले को क्या लिखोगे, प्लस इसको भी लिखोगे, अंडर रूट में कितना लिखोगे बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, कॉस एक्स बाई 2। अब नीचे वाली वैल्यू कितनी होगी, नीचे वाली वैल्यू आपकी कितनी फिर से कितनी हो जाएगी, ये अंडर रूट कितना कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ फिर से पॉजिटिव आएगा तो प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2, फिर नेगेटिव अंडर रूट कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2, ठीक, यहाँ तक तो हो जाएगा, सबको ऐसे मैंने बारी बारी से तोड़ दिया। अब देखो तो पूरा का पूरा ये फॉर्मूला बन रहा है, ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है कॉट इनवर्स, ये क्या बन रहा है देखो, ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है कॉस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर,
और वो भी किसमें बन रहा है, अंडर रूट में बच रहा है, अंडर रूट में आ रहा है। आपको पता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस एक्स दोनों होती है ना, और प्लस माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली मॉड लिख सकते हो नहीं, डायरेक्टली मॉड ऑफ एक्स। तो ये ऊपर वाले को हम लोग मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं, समझ में आ रही बात, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखा जाए तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जरा समझिएगा आप, मॉड ऑफ एक्स के फॉर्म में डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स, ये तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का मॉड, मॉड हो गया। उसी तरीके से प्लस यहां भी होगा वही चीज, कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ प्लस नेगेटिव कितना होगा, माइनस, माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू का मॉड, ठीक है। और फिर नीचे कितना हो जाएगा, नीचे भी वही चीज है, कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू का मॉड हो गया, और फिर माइनस कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू का मॉड हो गया, ठीक है। सबको मॉड वैल्यू लिख दिया। अच्छा मॉड में क्या ये वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, नेगेटिव कब आएगी, नेगेटिव तब आएगी जब ये कॉस साइन से छोटा पड़ जाएगा, कॉस साइन से छोटा पड़ जाएगा तब। जरा देखना कहां से कहां तक कॉस के लिए वैल्यूज लाई कर रही है, पाई तक, पाई बाई टू, सुनो पाई बाई टू तक वैल्यू कहां तक जाती है, पाई बाई टू तक हम कह सकते हैं कि जीरो से लेकर पाई बाई टू तक, जीरो से लेकर वन तक वैल्यू जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव के लिए, बड़े होने के लिए। आधे पे कहां तक जाएगी, अगर इनका आधा किया जाए, आधा किया जाए तो इसका भी आधा, इसका भी आधा और इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, तो पाई बाई फोर तक वैल्यू आ गई। हम ये देख रहे हैं कि अगर एक्स बाई टू वैल्यू लेके चलेंगे और पाई बाई फोर से छोटा नंबर लेके चलेंगे तो उस डिग्री की वैल्यू बता सकते हो क्या, पाई बाई फोर कितनी डिग्री होती है, 45 डिग्री। ये कह रहा है कि एक्स बाई टू की वैल्यू 45 से छोटी ले लो, मतलब 30 ले लेते हैं, तो कॉस 30 और साइन 30 में बड़ा कौन होगा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री बाई टू, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है। तो ये देखो जरा, जब भी रेंज एक्स बाई टू के लिए लोगे तो पाई बाई फोर से छोटा एंगल लोगे, और पाई बाई फोर से छोटा लोगे तो हमेशा कॉस 30 साइन 30 से बड़ा ही रहेगा। देखो रूट थ्री बाई टू हमेशा वन बाई टू से बड़ा होता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जब भी आप x की वैल्यू को पाई बाई टू से रेंज कर रहे हो तो उस केस में x बाई टू हमेशा पाई बाई फोर से छोटा होगा, और छोटा होगा तो cos पाई बाई फोर से छोटे वैल्यूज के लिए हमेशा साइन की डिग्री से बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो कभी भी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है, नेगेटिव नहीं आ सकती। इस कंडीशन को हम यहाँ लिखेंगे, इस कंडीशन को यहाँ लिखेंगे कि x बाई टू की वैल्यू पाई बाई फोर से हमेशा छोटी होगी, तो cos x बाई टू हमेशा sin x बाई टू से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। जब कभी नेगेटिव नहीं आएगा तो हमेशा सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, और सारी की सारी वैल्यूज अगर हमेशा पॉजिटिव रहेंगी तो एक कहानी ये होगा कि साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहां से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा आपके पास, देखिए ऊपर आपके पास बच जाएगा कितना, टू कॉस, ऊपर कितना बच जाएगा, टू कॉस एक्स बाई टू बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू बच जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू बच जाएगा, और नीचे बाहर आपका कॉट इनवर्स एक्स बचा हुआ है, कॉट इनवर्स बचा हुआ है, टू से टू कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट हो गया कॉट इनवर्स, और ये हो गया कॉट ऑफ पाई बाई टू, सॉरी एक्स बाई टू, कितना, एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स एक्स बाई टू हो गया, ठीक है, कॉट इनवर्स नहीं, यहाँ कॉट है, तो कॉट एक्स बाई टू बच गया, आपका बच जाएगा कॉट ऑफ एक्स बाई टू, कॉट से कॉट खत्म, वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बाई टू, एंड एक्स बाई टू इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन ये सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, एग्जाम में ऑलरेडी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। लिमिटेशन हमें दी गई थी, इसी लिमिटेशन के अंदर मैंने देखा कि एक्स बाई टू करने पे यहाँ कितना हुआ, 4 हुआ, और उन सारी वैल्यूज के लिए कुछ कंडीशन लग रही थी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझाया, एक बार आप खुद से करिएगा, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये टॉप 15 16 जितने भी क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए आपसे। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला जितना मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये आपके सामने रखी गई, जो एग्जाम में कई बार करके पूछे गए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b कितना होगा, x प्लस tan इनवर्स ऑफ y कितना आएगा, ये आएगा tan इनवर्स आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये कितना आएगा 1 बाई 5 और प्लस 1 बाई कितना हो गया 7 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 5 1 बाई 7, ये तो 1 हो गया। दूसरे वाले में लगा सकते हो इसी तरीके से, tan इनवर्स कितना आएगा ये 1 बाई 3 हो गया, और कितना हो गया 1 बाई 8 हो गया, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 8 हो गया, ठीक। इक्वल टू लाना है पाई बाई 4 तो लेके आएंगे। अब आ जाएगा ये आपका tan इनवर्स, सॉल्व करोगे तो 7 हुआ 12 हुआ, 12 अपॉन कितना हो जाएगा नीचे 35 हो गया, ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा ये
35 में 1 मतलब 34, 34 बटे फिर से कितना नीचे 35 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ 11 बटे कितना आएगा 24, और यहाँ से कितना आ जाएगा 24 में 1 गया 23, 23/24। ठीक है, अभी देखो यहाँ से 35 से 35 खत्म, 24 से 24 खत्म, कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास बचेगा tan इनवर्स, एक 12 हुआ नीचे 34, काटोगे 2 से काट दोगे तो 6 बार में और 17 बार में 6/17, और प्लस यहाँ कितना आ गया tan इनवर्स आ गया 11/23, सही है। अब tan इनवर्स tan इनवर्स भी फिर से बन रहा है, एक बार और फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे 6/17 और प्लस कितना आएगा प्लस 11/23 हो गया, और नीचे यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 6/17 11/23, सही है। चलिए इसको तो प्रूफ करना है, सोचिए कितना हुआ 23 हुआ, 6 में पहले मल्टीप्लाई करो तो 8 हो गया, और 1 कैरी कर लिया 138 और 17 का करो तो 17 बन जाए 17 हो गया, 1 कैरी कर दोगे 87। ठीक है, अभी नीचे कितना आएगा 1 माइनस 66 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा ये 23 का 17 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 आएगा, फिर 5 आएगा कैरी में, और 34 और 30 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 391। ठीक है 391। अब जरा सॉल्व करो, हाँ ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया ही नहीं, मल्टीप्लाई किया ही नहीं, अभी इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 17 को मल्टीप्लाई करने में 391 आ रहा था, और नीचे यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ आ जाए आपका 391 माइनस 66, और नीचे फिर से 391, नीचे कितना हो गया 391। अब जरा देखो 391 से 391 कैंसिल, अब इसे जोड़ोगे ऊपर जोड़ोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ऊपर जोड़ोगे तो 200 हो गया, और 300 325, ऊपर कितना हुआ 325 हुआ, और नीचे भी कितना बचेगा ये 25 ही बचेगा, नीचे भी 325 ही बचेगा। अभी कितना आ जाएगा ये tan इनवर्स ये 1 आ जाएगा, और यहाँ से tan इनवर्स ये वैल्यू किसकी हो जाएगी tan π/4 की हो जाएगी, और वैल्यू आ जाएगी सिंपली π/4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, π/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप डायरेक्टली मतलब फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले में बेस करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 होगा। ठीक, इसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल के देखेंगे पहले। चलिए tan इनवर्स फॉर्मूला लगाते हैं, 2x है 3x है, 2x प्लस 3x डिवाइड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू कितना π/4। ठीक है, प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से tan को आप रिप्लेस कर दोगे, अगर tan रिप्लेस होकर उधर जाएगा तो tan π/4 बन जाएगा, ऊपर हो गया 5x और नीचे हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर, tan π/4 हो जाएगा, और tan π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1, कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 1। कुछ कंडीशन से वैल्यू 1 निकल के आएगी, यहाँ से आप डायरेक्टली पहले x की वैल्यू निकालो फिर आपको कंडीशन बताता हूँ। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5x इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर, हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन इसका कर देंगे तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x कॉमन कर लोगे तो x प्लस कितना बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा ये 6x है ना, 6x माइनस x हो गया माइनस 1 है, तो 6x कॉमन कर लिए तो क्या आया 1 आया, और 1 कॉमन कर लिए तो x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। x इक्वल टू आपको मिल जाएगा एक -1, और एक x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/6, कितना मिल जाएगा 1/6। कंडीशन देखो कि इसमें से अप्लाई कौन होगा, कंडीशन में ये देखेंगे कि इसमें से अप्लाई कौन हो पाएगा, जरा देखना कंडीशन यहाँ ये कहेगा, अच्छा ये 1 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, 1 आने का मतलब ये 6x स्क्वायर वाली कोई एक वैल्यू तो हो रही ना, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आ रही होगी, या हम ये कह सकते हैं कि 6x स्क्वायर में और 1 में कोई रिलेशन रहेगा जरूर, जैसे 1 और 6x स्क्वायर में कोई रिलेशन होगा तभी ये कंडीशन वेरीफाई कर रही है। कौन सा रिलेशन होगा पता है, 6x स्क्वायर वाली जो वैल्यू आ रही है अगर ये 1 के इक्वल हो जाएगी, 6x स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो फिर तो बराबर आएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, और 0 पे डिफाइंड होगा ही नहीं, 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, और ये वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। 6x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए, जब भी रहे तो 1 से छोटी रहे, ये वैल्यू हमेशा 1 से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, जब भी 1 के बराबर 1 से बड़ा होने लगेगा तो नेगेटिव आ जाएगा और गड़बड़ रिजल्ट आएगा। ये तभी तक वेरीफाई हो पाएगा जब तक 6x स्क्वायर 1 से हमेशा छोटा रहे, ताकि पॉजिटिव वैल्यू देता रहे। ठीक, और यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/6, और x स्क्वायर की वैल्यू 1/6 आने का मतलब है कि x की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव में 1/√6 आएगा और एक नेगेटिव में 1/√6 आएगा। जब भी वैल्यू आएगी तो -1/√6 से बड़ी आनी चाहिए, तो 1/6 की तरफ हम चल के जाएंगे, -1 तो फिर छोटी वैल्यू हो जाएगी और दूर पड़ जाएगी ना, तो 1/6 की तरफ जाएंगे तो x इक्वल टू 1/6 हमारा राइट आंसर होगा, x इक्वल टू 1/6 हमारे लिए राइट आंसर होगा। ये कंडीशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या कंडीशन बनती है, कब ऐसे कंडीशन पे ये वेरीफाई होगा। जरा देखिएगा फिर से, अगर ये 6x स्क्वायर 1 के बराबर हो गया तो 1 के बराबर होने पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 होने पे डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर अनडिफाइंड,
और अगर ये कभी 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया तो हमेशा नेगेटिव देगा और वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं रही है, तो हमेशा उसको 1 से छोटा होना चाहिए और x की कंडीशन निकल के आएगी। इस कंडीशन पे आपकी x की वैल्यू 1/6 के बराबर निकल के आएगी। ठीक है? वैसे आप करेंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक बहुत ही कंसाइज मैटर में पढ़ के खत्म कर दिया है। इससे पहले पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें आपको बेसिक रूल्स मैंने समझाए थे कि कैसे-कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या डोमेन रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच वैल्यू कैसे निकालते हैं। और आज की क्वेश्चन में, आज की सीरीज में या आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे ढेर सारे क्वेश्चन हम पढ़ के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है तो इन्हीं वीडियोस को देख के एटलीस्ट आप एग्जाम दीजिए। ठीक है? ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे किसी चैप्टर के साथ, जहाँ तक आई होप कि मैट्रिसेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।